Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss limitations or critical evaluation of monetary policy in India. देखो लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कस किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ठीक है। हमने उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और क्या क्या फीचर्स थे वो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, राइट। लेक्चर नंबर 36 था जो आपका, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था, दैट मीन्स कल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चीज़ है तो देख ली हमने मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। बट इसके अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं, इसका कुछ क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, फर्स्ट वन इज लिमिटेड स्कोप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो क्या कहते हैं, इन रियलिटी monetary policy has been assigned only a minor role in the process of economic development। देखो हम ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन रोल है वो आरबीआई के पास होता है ना, या फिर हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रही है, बट ऐसा नहीं होता। देखने को आपको लगेगा, बट इसका एक्चुअल में बहुत ही माइनर रोल इसे असाइन किया गया है। रिजर्व बैंक इज नॉट गिवन एनी प्रीडोमिनेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आरबीआई को ज़्यादा रोल नहीं दिया गया है, ज़्यादा मेन डोमिनेंट रोल नहीं दिए गए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आरबीआई इज जस्ट expected to see that the process of economic development is not hindered for want of availability of adequate funds। वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई से सिर्फ इतना मतलब रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ये चीज़ देखे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हिंडर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स, कि मतलब फंड्स की जहाँ पर रिक्वायरमेंट और इकोनॉमी को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, बस ये सिचुएशन राइज नहीं होनी चाहिए। आरबीआई से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस चीज को सुपरवाइज करे। क्लियर? द डिसीजन रिगार्डिंग करेंसी टू बी प्रिंटेड इज डिक्टेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टू आरबीआई। सो आरबीआई हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। क्लियर? तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड स्कोप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सेकेंड लिमिटेशन क्या कहते हैं? लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखो हम ये बोलते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन रोल ये होता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, है ना। बट अब मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी के कुछ फैक्टर्स को यूज करते हुए ही कर पाएगी इन्फ्लेशन कंट्रोल। कभी उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, कभी उन्होंने लो कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना। बट क्या प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपके मॉनेटरी पॉलिसी के फैक्टर से ही होता है? नो। या हम बोल सकते हैं कि क्या प्राइजेस आपके मनी सप्लाई के कारण ही इंक्रीज होते हैं? नो, देयर आर सो मेनी अबंडेंट रीजंस आर देयर, है ना। सपोज आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको नहीं इजीली अवेलेबल हो पा रहा है तो आपको प्राइस हाई करना पड़ेगा। सपोज आपके टैक्स रेट ज़्यादा हो गए हैं तो आपको प्राइस हाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे और भी, यहाँ मुझे सप्लाई नहीं है तो आप प्राइस हाई कर देते हो, है ना। तो बहुत सारे नंबर ऑफ यहाँ पे रीजंस अवेलेबल हैं जिसके कारण आपके प्राइसेस बढ़ते हैं। बट ये क्या कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। भाई मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब क्या मनी सप्लाई ही ओनली रीजन थोड़ी है ना। ये तो सिर्फ एक रीजन है उसमें से कि प्राइसेस कैसे अफेक्ट होते हैं। प्राइसेस तो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए बोला गया है लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। चलिए पढ़ते हैं। The monetary policy of RBI has played only a limited role in controlling the inflationary pressure. Prices are affected by many factors. Money supply is only one of them. Prices को बहुत सारे factors ऐसे हैं जो affect करते हैं और उनमें से एक है आपका money supply. Other factors are beyond the monetary policy. और जो बाकी factors है वो monetary policy के control में नहीं होते. Moreover, when the inflationary pressure is dominated by the adverse supply situation, that is, production of goods is less, then the monetary policy is very less effective in controlling prices. क्लियर है? इन्होंने सप्लाई की सिचुएशन ले ली है कि हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ही कम हो रही है, सप्लाई बहुत कम है, तो आप भैया उस टाइम प्राइसेस बढ़ेंगे मार्केट में, तो वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? कि मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर यही बोला गया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण आपके प्राइसेस राइज होते हैं और वो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका पुअर बैंकिंग हैबिट्स। देखो बैंकिंग की कुछ पुअर हैबिट्स हैं जिनके कारण भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। क्या है वो? पुअर बैंकिंग हैबिट ऑफ इंडियन मासेस हिंडर द फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक्स क्रिएट
क्रेडिट आउट ऑफ डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक। देखो ऑब्वियसली कि बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है, जो लोन प्रोवाइड करता है, वो कहाँ से करता है? जो लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, है ना। बट पीपल इन इंडिया प्रेफर टू मेक यूज ऑफ कैश रेदर देन चेक्स। अब यहाँ पर लोग चेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, कैश का ज़्यादा इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ कैश जनरली कंटिन्यूज टू सर्कुलेट इन द इकोनॉमी विदाउट कमिंग टू द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। और बहुत सारा ऐसा पोर्शन होता है कैश का जो मतलब कि इकोनॉमी में ही घूमता रहता है, बैंक्स में तो आता ही नहीं है वो। अगर आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो वो बंदा अगर आपको कैश दे दे तो अब आप वो कैश को जाके पहले डिपॉजिट थोड़ी करेंगे, आपको तो जो नीड्स आप उसको अपने कंजम्पशन में यूज़ कर लेंगे उस कैश को। अगर आप ये बात करें कि जिसने आपको पेमेंट करनी थी, ठीक है, अगर वो आपको चेक दे दे तो आपको चेक बैंक में लेके जाना पड़ेगा, अब वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग टाइम होगा। तो इन चीज़ों में तो बेनिफिशियल है कि बैंक के पास पैसा जा रहा है, लेकिन अब बैंक के पास डायरेक्टली क्या है, जा ही नहीं रहा, तो वो क्या होता है, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है बैंक्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स। हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हिंडर्स द फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आती हैं, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के फंक्शनिंग को भी मतलब कि हैम्पर कर सकता है थोड़ा बहुत। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट। देखो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स को बोरो या फिर लेंड किया जाता है, शॉर्ट टर्म मनी को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, आरबीआई सिक्योरिटी एटसेट्रा। मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, आरबीआई सिक्योरिटीज एटसेट्रा आर परचेज्ड एंड सोल्ड. The weak money market limits the efficient working of the monetary policy. Obviously बात अगर आपकी कोई मार्केट अच्छी नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी वहाँ पर अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी. The money market comprises of two parts, the organized money market and unorganized money market. The मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स ओनली इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. देखो मनी मार्केट के ना दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड. अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क करता है इन द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, बट जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है उसको ना तो वो रेगुलेट कर रहा है, ना ही उनके कोई डिजायर्ड जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना उनको अचीव करने में हेल्प करता है. इट फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी. देखो मार्केट में ब्लैक मनी के होने के कारण भी कई बार आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मनी इन योर इकोनॉमी. ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी लिमिट्स द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. द ब्लैक मनी इज नॉट रिकॉर्डेड. अब कोई भी ब्लैक मनी को तो रिकॉर्ड देखो करता नहीं है ना, एज द बोरोअर्स एंड लेंडर्स कीप देयर ट्रांजैक्शंस सीक्रेट. अब वो चीज आई ही नहीं है सामने तो आप उसे रिकॉर्ड कैसे करोगे, अब चेक कैसे करोगे, राइट? गवर्नमेंट कैन नॉट रेगुलेट ब्लैक मनी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज रिड्यूस्ड. तो कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है मॉनेटरी पॉलिसी की वो आपकी रिड्यूस हो जाती है. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या कहते हैं? देखो एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमने प्राइस स्टेबिलिटी करनी है. अब अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो एक्सपेंशनरी बनानी पड़ेगी. इट मीन्स आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तो इकोनॉमी डेवलप करेगी ना. आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ स्पेंडिंग कर रहे हो, कोई इंप्लॉयमेंट्स दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, तो आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा. बट अगर हम बात करें प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्राइस को स्टेबल रखना, आपको कर्व करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को. कैसे करोगे? जब आपकी मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड होगी. ठीक है, तो ये दोनों ही आपके मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. चलिए पढ़ते हैं एक बार. मॉनेटरी पॉलिसी हैज कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. To achieve the objective of economic development, the monetary policy is to be expansionary. That is, money supply has to be increased. But contrary to it, to achieve the objective of price stability or to curb inflation,
मनी सप्लाई हैज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। ये चीज बोली गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। बट प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी बनानी पड़ेगी? कॉन्ट्रैक्टेड बनानी पड़ेगी। The monetary policy generally fails to achieve a proper balance between these two conflicting objectives. Clear? चलिए, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। देखो कुछ एरियाज आपके आज भी ऐसे प्रेजेंट है, रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज हैं, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती है। उन पर्टिकुलर एरियाज में मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट नहीं कर पाती है क्रेडिट, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ता है इंडिजिनस बैंक्स के पास, मनी लेंडर्स के पास, ठीक है, और जो कि मतलब रेगुलेट नहीं करते हैं, प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं होते मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। बैंकिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन सम रूरल and remote areas of the country. So, monetary policy cannot regulate credit in such areas. In such areas, indigenous banks operate which are not regulated by the monetary policy. छोटा सा था पॉइंट, जानते हैं आप सब। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फिस्कल पॉलिसी। देखो क्या बोलते हैं कि अगर तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना है फिर तो ओके है, बट अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ऑपोजिट चले जाएंगे बिल्कुल। तो आप मार्केट में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या कहता है कि अगर जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें बहुत आपको ह्यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग देखने को मिल रही है ना, तो उस केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। रीजन बिहाइंड इज जब मार्केट में डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को प्रिंट करते हो बाय द आरबीआई। अब आरबीआई खुद से नहीं करती है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। अब जब आप ज़्यादा प्रिंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और आरबीआई रेगुलेट नहीं कर पाता फाइनेंसिंग डेफिसिट को, जो कि अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। क्लियरली मतलब समझ आ गया ना। देखो क्या कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमने देखा बहुत सारे डेफिसिट फाइनेंसिंग देखने को मिल रही है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग ये होती है कि ज़्यादा नोट को प्रिंट करना है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, ताकि वो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो कमी दूर हो सके। और मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि हमने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी बोल रही है हमने मनी फ्लो को कम करना है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग होने के कारण आप ज़्यादा प्रिंट कर रहे हो नोट्स को, तो मनी फ्लो तो बढ़ रहा है ना वहाँ पर। तो दोनों ही जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है फिस्कल पॉलिसी के साथ तो आपकी ग्रोथ, आपकी प्रमोशन या जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर दे मे गो अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच अदर। इफ फिस्कल पॉलिसी which is not under the RBI involves huge deficit financing, efforts of monetary policy to control money supply will fail. ये चीज बोली गई है। आगे क्या कहते हैं, deficit financing means printing of more notes by RBI on the directions of the central government to give loans to the government. Printing of more notes leads to increase in money supply. RBI cannot regulate deficit financing which affects the money supply considerably. तो ये चीज बोली गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है लिमिटेशन का, परसुएसिव पॉलिसी है ये इसके अंदर ना कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है, जो सिर्फ परसुएसिव नेचर के हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। लाइक हम बोलते हैं मॉरल परसुएशन, लोन्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, लोन्स फॉर वीकर सेक्शंस, ये कैसे है, परसुएसिव इन नेचर है, कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो जो बैंक्स होते हैं दे डू नॉट कंसीडर दीज मेजर्स सीरियसली। अब जब सीरियस मेजर ले ही नहीं रहे हो, आपने एक रूल तो बना दिया बट आप उस रूल को सीरियसली फॉलो ही नहीं कर रहे हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल, है ना। तो यही बोला गया, द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल लाइक मॉरल परसुएशन, लोन्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, लोन फॉर वीकर सेक्शंस एटसेट्रा आर ओनली परसुएसिव एंड नॉट कंपल्शन. The banks do not consider these measures seriously. Next one is limitations of monetary instruments. देखो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कभी आपने पढ़ा हो पहले, तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसमें एक आता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को हाई कर दीजिए,
अगर इन्फ्लेशन है। आप खुद बताओ, जो मार्जिन लोन है का मतलब रिक्वायरमेंट है वो तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई है, आप उसके अंदर तो हाई रखने का स्कोप बचता ही नहीं है, कितना भाई हाई करोगे आप, है ना। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जितने रुपीस का आप कोलेट्रल रख रहे हैं बैंक्स के पास, उतने का आपको कभी लोन नहीं मिलता। सपोज आपको लोन चाहिए 1 लाख रुपीज का, राइट, तो आपको कोलेट्रल, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी 1 लाख से कुछ ज्यादा अमाउंट की। अब वो कितना ज्यादा वो बैंक डिसाइड करता है। हालांकि ये जो गैप होता है ना, वो मार्जिन होता है, वो भी बहुत ज्यादा ऑलरेडी होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि और इंक्रीज कर दिया जाए, है ना। तो यही बोला गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के हैव वेरियस लिमिटेशंस। द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स आर ऑलरेडी सो हाई दैट द स्कोप फॉर फर्दर इंक्रीज इन देम इज लिमिटेड. If CRR and SLR are fixed high, then it will badly affect the profitability of the banks. अब देखो, अगर आपने CRR और SLR को बहुत ज़्यादा हाई रख दिया है तो बैंक्स के पास खुद के पास तो पैसा ही नहीं बचेगा ना। अब वो जब तक उनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, वो आगे एज ए लोन किसी को नहीं फंडिंग कर सकते हैं। जब लोन नहीं दे रहे, इट मीन्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। और अगर हम बात करें कि CRR और SLR को आप लो रखते हैं, तो उस केस में उन बैंक्स का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, है ना। ड्यू टू लेस लिक्विड फंड्स, बैंक्स में नॉट बी एबल टू पे बैक डिमांड डिपॉजिट्स टू डिमांड होल्डर्स। अब जब उनके पास पैसे है ही नहीं है, लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो जब डिपॉजिट होल्डर्स डिमांड करेंगे अपने पैसों की, तब उनके पास होगा ही नहीं पे बैक करने के लिए, ठीक है ना। तो दीज लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैम्पर द स्मूथ वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वन इज नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। देखो क्या कहते हैं, इन नॉन मोनेटाइज सेक्टर ट्रांजेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू बार्टर एक्सचेंज. मनी प्लेज नो रोल हियर. मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री और इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी हैव नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज इकोनॉमिक इन दिस नॉन मोनेटाइज सेक्टर. देखो, आज भी इंडिया में कुछ नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स देखने को मिलते हैं जहां पर मनी का कोई रोल होता ही नहीं है. अब जब मनी का कोई रोल ही नहीं है, तो मनी सप्लाई क्या करेगी, या जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं मनी पॉलिसी के, वो वहां पर तो कुछ भी इम्पैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ यूज ही नहीं है वहां पर, तो है ना. तो नॉन मोनेटाइज सेक्टर में मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी रोल ज्यादा देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट वन इज imbalance in credit allocation. The monetary policy ignores the interest of agriculture sector and small scale industries. देखो, जनरली ये देखा जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना, दे डज नॉट गेट रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट सिक्योरिटी. अब एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के पास ना ज़्यादा सिक्योरिटी अवेलेबल ना होने के कारण उन्हें सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं करवाई जाती है, ठीक है. अब एज अ रिजल्ट होगा क्या, दे हैव टू डिपेंड अपॉन इंडिजिनस मनी लेंडर्स फॉर इट्स क्रेडिट नीड्स. और फार्मर्स को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं टू द मनी लेंडर्स, ठीक है. और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इवन इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज पार्ट ऑफ फंड फ्लो टू लार्ज इंडस्ट्रीज. मतलब ज़्यादा अमाउंट जो है वो किसको दी जाती है, जो बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं. जितनी भी आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, दे कैन नॉट गेट मच फ्रॉम द बैंक्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी. अगेन सेम रीजन है, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज रिजल्टेड इन इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन. मतलब क्रेडिट एलोकेट तो कर रहा है बट इम्बैलेंस मेथड में कर रहा है, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो, ठीक है. एंड लास्ट वन इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन. देखो, अगर बैंक्स जो हैं, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो कॉपरेट नहीं करेंगे आरबीआई के साथ इन इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, देन इट हिंडर्स द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि बैंक्स का कोई भी योगदान नहीं होता. मतलब बैंक्स बिल्कुल अपने आप को साइड रखते हैं, आरबीआई की हेल्प नहीं करते, आरबीआई को कॉपरेट नहीं करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये कुछ आपकी लिमिटेशंस थी किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की. चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने. फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि लिमिटेड स्कोप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकेंड वन इज लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, पुअर बैंकिंग हैबिट्स, अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, conflicting objectives, lack of banking facilities, lack of coordination with fiscal policy, persuasive policy, limitations of monetary instruments, non-monetized sectors, imbalance in credit allocation, and the last one is poor implementation. I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel
for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.